हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ टोटल 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से प्राचीन भारत में महाजनपद हुआ करते थे और इनकी संख्या कितनी थी तो 16। तो पिछले वीडियोज में मैंने आपको इन सभी महाजनपदों के नाम और महाजनपदों की संख्या के बारे में बताया था। तो आज हम लोग जनरली फोकस करेंगे महाजनपद पे। और हम लोग ये जान चुके हैं कि जनपद का मतलब क्या होता है। एक ऐसा भूखंड, ऐसा जगह जहाँ पर लोगों ने अपना पैर रखा, उसे हम लोग जनपद कहते हैं। और जनपद जब मिलता है तो उससे महाजनपद, और महाजनपद का भी जब अगर विस्तार हो जाए तो क्या एक साम्राज्य का रूप ले लेता है। तो जनरली महाजनपदों की जो संख्या थी वो 16 महाजनपद हुए प्राचीन भारत में। और 16 महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मगध से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मगध से भी। तो 16 महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था। ऐसे आपके कौशल, अवंती ये जनपद थे, महाजनपद थे, ये भी शक्तिशाली थे। लेकिन सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका कौन बना? मगध बना। क्योंकि मगध का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। यहाँ के जो भी राजा थे वो सब मतलब एक तरह से बहुत बुद्धिमान राजा थे, और राजाओं ने जो भी शासन किया उन लोगों ने मगध का विस्तार मतलब करते ही गए। सभी लोग विस्तार करते हैं, जिससे ये अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। मगध एक साम्राज्य के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर 16 महाजनपदों में आपने पढ़ा कि मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध के क्या कारण थे जिसके कारण ये शक्तिशाली बना, यानी कि मगध के उदय के कारण। तो इसका एक भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण हुआ इसके उदय का, मतलब जनपद के विकास का, विस्तार का। तो भौगोलिक कारण में सबसे पहले आप ये समझिए, जो मगध महाजनपद है या मगध महाजनपद जो थी वो चारों ओर से नदियों से घिरी हुई थी। मतलब जैसे उत्तर में गंगा, पूर्व में हो गया सोन नदी, तो इस तरह से वो चारों ओर से नदियों से घिरी हुई थी। यानी कि इसका भौगोलिक जो अगर हम लोग देखें तो नदियों से घिरा होने के कारण भी इसका विस्तार हुआ। अब आप कहिएगा कि नदियों से घिरा होने के कारण इसका विस्तार कैसे हुआ, तो समझिए, अगर नदी के जैसे नदी के कारण घिरा हुआ था, यानी कि नदी यहाँ पर थी तो नदी था, तो यहाँ पर जितनी भी खेत जो थी वो सब खेतें क्या थी? उपजाऊ थी। वर्षा भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। हम लोग जानते हैं कि नदी के किनारे बारिश भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो वर्षा भी यहाँ एक अहम कारक फैक्टर इफेक्ट करता है कृषि पर। तो कृषि यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। भौगोलिक कारण हुए, उदय के क्या कारण भौगोलिक हुए, तो कृषि एक कारण हुआ। और जो यहाँ पर भौगोलिक में अगर हम लोग देखें तो मगध महाजनपद की राजधानी आपकी राजगीर थी। राजगीर जिसे राजाओं का घर के नाम से जाना जाता है। और ये 5 पर्वतों से क्या था? घिरा हुआ था। जिसके कारण आप सिंपल सा बात समझिए, जहाँ पे पर्वत रहेंगे और पर्वतों से घिरा हुआ रहेगा, तो वहाँ पर अगर कोई भी अगर आक्रमण करना चाहेगा तो वो आक्रमण कैसे कर पाएगा? क्योंकि पर्वत पर चढ़ना तो भाई मुश्किल होता है, तो आक्रमण भी नहीं कर पाता। जिसके कारण मगध जो था एक तरह से अपने आप में इसका एक भौगोलिक कारण भी रहा। और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई। तो पाटलिपुत्र भी ऐसा जगह पे स्थापित किया गया। इसकी स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना हुई संगम पे, जहाँ पे एक तरफ से गंगा नदी और इधर से सोन और इधर से गंडक, तीनों आपस में क्या होते थे? मिलते थे। यहीं पर पाटलिपुत्र नगर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो पाटलिपुत्र नगर संगम पे बसा हुआ था, जिससे यहाँ के संचार या व्यापार, समझ सकते हैं, व्यापार भी करना हो तो बाय द ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, यानी कि जल संचार के जरिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से होता था। लोग व्यापार भी आसानी से करते थे। ये एक अहम फैक्टर रहा, इसके उदय का एक अहम कारण रहा। तो भौगोलिक कारण भी रहा। आर्थिक में आए तो मैंने आपको बताया था महाजनपदों के उदय में लोहे ने अपना एक सर्वाधिक क्या दिया था? योगदान दिया था। लोहे की खोज ने एक तरह से मानिए कि ये जो विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता के विकास में अपना एक अहम रोल अदा किया था। और इसने क्रांति ला दी थी उदय में। तो महाजनपदों का उदय का कारण एक मुख्य फैक्टर लोहा। लोहे से क्या हुआ? बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाए गए। और जनरली जो मगध जो साम्राज्य था, इसके छोटा नागपुर का जो पठार हो गया या झारखंड, ये सभी जगह लोहे के बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न थे, जिसके कारण यहाँ पर अस्त्र शस्त्र भी बहुत ज़्यादा बनाए जाने लगा। और लोहे की मदद से हल बनाया गया, और हल के प्रयोग से खेती किया गया। और इधर से गंगा, ये सब नदी जो थी ये तो मतलब हेल्प करती ही थी खेती के लिए, उपजाऊ धरती को उपजाऊ बनाने के लिए। प्लस में लोहे ने भी अपना एक योगदान निभाया, और जिसके कारण यहाँ के लोग किसानी में, मतलब खेती में भी क्या हो गए? बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ये लोग सफल हुए। और जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे अनाज को बेच बेच कर क्या किए? अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लिया। यानी कि ये लोग आर्थिक स्थिति
स्थिति के मजबूत बनाने का एक मुख्य फैक्टर जो यहाँ पर जो आप समझ सकते हैं किसानी, यानी कि खेती जो हुआ एक आर्थिक स्थिति को यहाँ पर बरकरार रखा और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। समझिएगा कंसेप्ट के साथ, क्योंकि हम लोग मैंने आपको शुरू में बताया कि समझ कर अगर पढ़िएगा तो आपको अच्छे खासे कंसेप्ट समझ में आएंगे, और अगर रटने का प्रयास किया तो नहीं। इस तरह समझिए, खेती के कारण यहाँ पर आर्थिक हुआ, और मैंने आपको बताया था अगर आप वीडियो को फॉलो करते होंगे, और जो लोग वीडियो नहीं फॉलो करते होंगे मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज सब वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं आर्थिक स्थिति किसी के मजबूत होती है तो उसका सामाजिक स्थिति भी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अगर आपका आर्थिक स्थिति सही रहेगा तो आपका सामाजिक स्थिति भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर आपका सामाजिक स्ट्रांग रहेगा तो आपका राजनीतिक भी क्या होगा, आप राजनीति में भी हिस्सा लीजिएगा और आप राजनीतिक भी आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर हम लोग मगध की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऐसे ऐसे राजा हुए, जैसे आपको नाम सुनने को मिलेगा बिंबिसार हुए, शिशुनाग, महापद्मनंद। तो इन लोगों ने भी मगध का मतलब छोटा सा मगध को विस्तार करते करते इन लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया। तो हम लोग पूरे कंसेप्ट के साथ इन सभी टर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर वंशों के क्रम में अगर हम लोग पढ़ें तो मगध में सबसे पहला जो वंश था हर्यक वंश, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहता है कि इसको अरेंज कीजिए, एक क्रम में अरेंज कीजिए। तो आप लोग को यहाँ समझना होगा, सबसे पहले मगध में हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और मौर्य वंश। ध्यान रखिए, समझ लीजिए। सबसे पहले हर्यक, या आप इसे अपने आप से शॉर्ट बनाकर पढ़ सकते हैं। देखिए ट्रिकली अगर आप खुद से बनाइएगा, अगर मैं भी यहाँ पर कुछ टर्म्स जो मुझे समझ में नहीं आते हैं उसे मैं क्या करता हूँ, ट्रिक के जरिए समझने का प्रयास करता हूँ। होता क्या है, जब आप ट्रिक खुद से बनाते हैं तो उसमें आपका दिमाग क्या करता है, वर्क करता है, फोकस करता है, और जब आप उस पर वर्क करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत दिनों के लिए याद हो जाएंगे। आप भूलने मतलब वो भूलिएगा नहीं, आप उसे आप अच्छे खासे कंसेप्ट के साथ वो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए, इसका अगर आप बनाइएगा तो हा सी न, तो हसीन हो गया। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि हसीन यानी कि हर्यक, शिशुनाग वंश और नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। तो कहेंगे कि हसीन मौर्य वंश, यानी कि मौर्य वंश कैसा था, हसीन था। तो हसीन मौर्य वंश से हम लोग समझ लेंगे सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और मौर्य वंश। तो आप क्रम में इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के कौन कौन से राजा हुए, किन लोगों ने राज किया, ये भी हम लोग को पढ़ना है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश से स्टार्ट करें। तो हर्यक वंश की स्थापना जो हुई थी 544 ईसा पूर्व में हुई थी। किनके द्वारा, तो इसके संस्थापक थे बिंबिसार। यानी हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने। यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग वही चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे पढ़ना हम लोग को बहुत चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ है। इतिहास तो एक कहानी है, तो इसे अगर हम लोग पढ़ते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग केवल वही टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसे पढ़ने से आप अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस कर सकें और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और ऐसे भी आप अगर मेरी सारी वीडियोस को फॉलो कर लीजिएगा तो जितना भी मैं वीडियो बनाता हूं, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करने लायक नहीं रहता है, जो डिस्कस नहीं हो पाता है, उसे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कराता हूँ। तो टर्म्स छूटता नहीं आपका, बस बशर्ते कि आपने सारी वीडियो देखी हो। तो अगर आप सारी वीडियोज़ को फॉलो करेंगे तो आपका किसी तरह का कोई भी टर्म छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे हर्यक वंश की। हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने की। इसके संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। और कब, तो 544 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा। और हर्यक वंश ने ये मगध महाजनपद को इस साम्राज्य बनाया। कैसे, मगध महाजनपद सिंपल सा वर्ड में समझिए, अगर इतना बड़ा था, इतना तो था नहीं, महाजनपद था, साम्राज्य बना, तो मान लीजिए इतना बड़ा था, तो उसको जो बिंबिसार थे उन्होंने इतना बड़ा बनाया। बिंबिसार जो एक यहाँ का मगध को विस्तृत करने में इन्होंने अपना बहुत अहम योगदान दिया है। बताऊंगा कैसे, बहुत दिमागी राजा थे। तो इन्होंने सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि राजगिरी को अपनी राजधानी बनवाया। तो किसने, मगध महाजनपद में मगध की राजधानी राजगिरी को किसने बनाया। राजगिरी करने का मतलब राजाओं का घर, गिरिब्रज भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, राजगिरी भी मिलेगा, जिसका अप्राचीन नाम है राजगीर। तो राजगिरी मतलब होता है राजाओं का घर। तो राजगिरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, बिंबिसार ने सर्वप्रथम राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। यानी मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर को किसने बनाया, तो बिंबिसार ने। याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन।
नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, यहाँ के जो राजवैद्य थे वो जीवक, यानी कि यहाँ से राजवैद्य से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछाते हैं कि बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य का, बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक। और ये राजवैद्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जब तबीयत खराब हुआ था तो उस टाइम जीवक को क्या किया गया था, यहाँ से बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, महात्मा बुद्ध को स्वस्थ करने के लिए जीवक को भेजा गया था। और अवंती के राजा प्रोद्होत की भी जब तबीयत बिगड़ी थी, मतलब तबीयत खराब हुआ था और वहाँ के सारे राजवैद्य थे वो फेल हो चुके थे इनका इलाज करते करते, तो यहाँ से बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था, अवंती यानी कि मध्य प्रदेश भेजा था, और मध्य प्रदेश में जीवक को भेजकर उनको स्वस्थ कराया था। तो याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ से राजवैद्य ये इंपॉर्टेंट रहता है, राजवैद्य से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछाते हैं। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने। कब किया? 544 ईसा पूर्व में। संस्थापक बिंबिसार। और राजगिरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? बिंबिसार ने। राजगिरी को मगध की राजधानी किसने बनाया? बिंबिसार ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अब समझिएगा, ये जो बिंबिसार जो था ना, ये बहुत दिमागी था। ये चाहता था कि हम वैशाली को क्या करें, वैशाली भी उस समय क्या था? महाजनपद था। तो वैशाली को ये चाहता था कि अपने मगध में क्या कर ले, मिला ले। और वैशाली क्या था? गंगा का ऊपर का क्षेत्र जो आता है, उस पार का क्षेत्र आता है, वही वैशाली था। तो वहां पर इन्होंने बहुत बार हमला किया, उसको जीतने का प्रयास किया, बट असफल रहे। तो ये इतना तेज थे, क्या करते थे, जहां पर ये नहीं जीत पाते थे वहां की, मतलब वहां से कुछ न कुछ संबंध स्थापित कर लेते थे। तो ये क्या किए, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से इन्होंने विवाह कर लिया, और धीरे धीरे अगर विवाह कर लिए तो वहां से संबंध स्थापित हो गया, तो वहां से भी तो मदद मिलेगा ना, रिलेशनशिप के तौर पे मदद मिलेगा। युद्ध तो वहां से होने लायक रहा नहीं, क्योंकि वहां की जो बेटी है यहाँ पे ब्याही गई है मगध महाजनपद में, तो अब वहां से कोई युद्ध होगा नहीं। तो इस तरह से दिमाग लगाते थे। इन्होंने 3 शादियां की थी अपने जीवन में, याद रखिएगा, इन्होंने 3 शादियां की। कौशल नरेश की बहन महाकोसला से, जो कि कौशल कहने का मतलब है जो अभी उत्तर प्रदेश का भाग है, फैजाबाद, तो आप लोग याद रखिएगा। और वैशाली चेटक की पुत्री चेलना से, और मध्य प्रदेश जो कि अभी पंजाब है, आधुनिक पंजाब है, तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से भी इन्होंने शादी किया था। तो ये आप लोग समझिए कि ये क्या करते थे, शादी कर करके अपने राज्य का विस्तार करते थे, और जहां पर युद्ध करके भी ये क्या करते थे, लड़के जीत कर भी इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। तो समझिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और याद रखिएगा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्या, क्यों? पितृहंता कहने का मतलब कि यहाँ के जो भी राजा हुए उन्होंने अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया। यहाँ पर टर्म समझिएगा, सबसे पहले मगध में वंशों का क्रम अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, और देन आफ्टर मौर्य वंश। समझिएगा, याद रखिएगा, सबसे पहले बोलिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अब हर्यक वंश में हम लोग आते हैं तो हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। कब किया? तो 544 ईसा पूर्व में। राजगिरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो बिंबिसार ने। और राजवैद्य इनके कौन थे? जीवक। अब समझिएगा, ये बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु। पहले हम लोग हर्यक वंश पे चर्चा कर लें। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदायन, और उदायन का पुत्र था नागदशक। ठीक है, तो याद रखिएगा, उदायन का पुत्र था नागदशक। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदायन ने। मतलब हर्यक का जो पुत्र था वो उसको मार मार के गद्दी प्राप्त कर दिया था, लेकिन उदायन थोड़ा सा तेज था, वो जान गया कि नहीं, हमारे पूर्वज मतलब चलते आ रहा है, जैसे बिंबिसार जी को मारा किसने? तो उनके पुत्र अजातशत्रु ने, यानी कि मेरे जो पप्पा थे वो दादा को मारकर क्या किए थे? राजगद्दी को प्राप्त किए थे। उदायन थोड़ा सा तेज था, इसलिए इन्होंने अपने पुत्र को पहले ही क्या किया? राजगद्दी सौंप दिया था पुत्र के साथ। और होता क्या था, देखिए इनके मारने का कारण क्या रहा होगा, हम लोग समझ सकते हैं। बिंबिसार क्या था? बिंबिसार शादी ज्यादा किया करता था, ठीक है, तो उससे भी उनके पुत्र हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु चेतक की पुत्री चेलना का मतलब पुत्र था, मतलब इसका नानी घर वैशाली हो गया, तो वैशाली इसका नानी घर था। तो ये मतलब सोचता होगा यही ना कि मेरे पिताजी इतना शादी कर रहे हैं, उसका भी बेटा होगा, तो वो सब भी तो राजगद्दी के लिए लड़ेगा ना। इसलिए क्या करता था कि अपना वर्चस्व दिखाता था, अपने पिता को मारकर, और राजगद्दी को प्राप्त कर लेता था। कोई भाई बोलने भी नहीं गया और उसको राजगद्दी भी मिल गया। तो इस तरह से तो अजातशत्रु ने हत्या की अपने पिता बिंबिसार की, और राजगद्दी को प्राप्त किया। देखिए, अपने पिता की हत्या कर मगध साम्राज्य का राजा बना। कौन? तो अजातशत्रु, ध्यान रखिएगा। और वैशाली तथा काशी को जीता। वैशाली इसका क्या हुआ? ननिहाल हुआ ना, वैशाली इसका नानी घर हो
गया ना, क्योंकि इसके पिताजी ने चेतक की पुत्री चेलना से शादी की थी वैशाली में, तो वैशाली तो अजातशत्रु का नानी घर हो गया, तो इन्होंने अपने नानी घर को भी क्या किया, धीरे धीरे जीत लिया। तो और धीरे धीरे क्या हो गया, मगध का विस्तार होता चला गया। और एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखिएगा, 100% इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा, 100% इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में आयोजित किया गया। तो आपको बताना है कि अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में आयोजित थी, अजातशत्रु के काल में, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए इतना ही हमें पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही हमें पढ़ना है। अब इनका जो अजातशत्रु का जो बेटा हुआ उदायन ने भी क्या किया कि अपने पिता को अजातशत्रु की हत्या कर दी और अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त कर लिया। यानी कि कैसे कैसे क्रम चलते आया, सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदायन, और अजातशत्रु ने हत्या किया अपने पिता बिंबिसार का, और यहाँ पर उदायन ने हत्या किया अपने पिता अजातशत्रु का। और क्या किया, यहाँ पर इन्होंने राजगद्दी को, सिंहासन को प्राप्त किया। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रमज, क्या कहीं कहीं उदायन को उदयन के नाम से भी जाना जाता है। तो उदायन ने क्या किया, उदायन ने गंगा, सोन एवं गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना की, गंगा, गंडक और सोन, थोड़ा सा गंडक जो है ना थोड़ा सा दूर पे जाके मिलता है, लेकिन गंगा और सोन एक ही जगह मिलते हैं। तो गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे मगध की राजधानी बनाया। तो याद रखना है, बिंबिसार ने मगध की राजधानी किसे बनाया था, राजगिर को, और उसके जो पोता हुआ ना, पोता ने उदायन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हर्यक वंश के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, इसके अंतिम शासक जो हुए नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। अब हम लोग जब हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिए तो उसके बाद हमारा आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो शिशुनाग ने, नाम से ही पता चलता है, इसमें ज्यादा कोई याद करने वाला चीज है भी नहीं कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो शिशुनाग ने, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी जो हुई थी वैशाली, राजधानी इसकी वैशाली। यानी कि यहाँ पर उदायन ने बनाया था, कहाँ तक, उदायन ने बनाया गंगा, सोन एवं गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना कर और पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बना दी थी। लेकिन जब शिशुनाग आया, मतलब कि नागदशक, और समझिएगा नागदशक अंतिम शासक रहा और नागदशक की हत्या करके उसका जो मंत्री था उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, मतलब शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने इसकी स्थापना कर और राजधानी, मगध की राजधानी किसे बना दिया, वैशाली को मगध की राजधानी बना दिया और अवंती को मगध से मिला लिया। अवंती जो कि मध्य प्रदेश का था, अवंती भी क्या था, एक महाजनपद था। अवंती को भी क्या किया, इस मगध महाजनपद में मिला लिया। धीरे धीरे मगध अब बढ़ते चला जा रहा है, मगध बढ़ते चला जा रहा है। सोचिए जो पाकिस्तान आज का है ना, वो भी मगध का था, यानी कि हम लोग जो दिए हुए हैं पाकिस्तान जो क्षेत्र है वो हम ही लोग का है। तो मतलब इस तरह से समझिए। तो राजधानी इसकी वैशाली बनाई और अवंती को मगध से मिला लिया। और जो शिशुनाग का जो पुत्र था, शिशुनाग के पुत्र का नाम था, अगला राजा यही बना शिशुनाग की हत्या, शिशुनाग की मृत्यु के बाद। तो शिशुनाग का पुत्र कालाशोक ने राजा बनने के बाद पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब समझिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद उदायन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, फिर शिशुनाग वंश का शिशुनाग वैशाली को भी मगध महाजनपद की राजधानी बनाया, और फिर उसके पुत्र ने कालाशोक ने राजा बनने के बाद पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो कालाशोक ने पाटलिपुत्र को फिर से मगध महाजनपद की राजधानी बना दी। और कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई। पहली बौद्ध संगति आयोजित किसके काल में हुई, तो अजातशत्रु, जिसे कुनिक के नाम से भी जानते हैं। तो अजातशत्रु के काल में पहले बौद्ध संगति आयोजित हुई। मैंने आपको बताया महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है, महाजनपदों के बारे में बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से और जैन साहित्य के भगवती सूत्र से। यानी उस टाइम में बौद्ध और जैन धर्म का क्या हो रहा था, तो बौद्ध और जैन धर्म क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे और इनका बढ़ावा चल रहा था। तो यहाँ पर इनके ही काल में क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। किनके काल में, तो कालाशोक के काल में, ध्यान रखिएगा। और फिर आते हैं हम लोग, इसके बाद जो हमारा हुआ नंदवंश, तीसरा नंबर पाया नंदवंश। इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं, इतने से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। पढ़ना तो बहुत कुछ है इन सभी वंशों के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो, लेकिन जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहीं से इतने से आता है। अब हम लोग नंदवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद,
हाँ, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है बोर्ड में, कभी नहीं पूछा है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, याद रख लीजिए, थोड़ा सा याद रखने में क्या जाता है, थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ कुछ कंसेप्ट को इस तरह से भी पढ़ना होता है जो कि तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी हो, थोड़ा सा जानकारी के लिए भी उसे पढ़ना जरूरी होता है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। और नंद वंश, देखिए यहाँ पर नंद वंश, अभी मैंने यहाँ पे लिखा तो हो गया, ये नंद वंश था। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, समझिएगा, संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद, और इसका अंतिम शासक घनानंद। आप कहिएगा इतना ही पढ़े, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर नंद वंश से क्वेश्चन आता है तो वही इसके संस्थापक का नाम पूछ दे, महापद्मनंद, और अंतिम शासक घनानंद। हुआ क्या था ना, ये जो नंद वंश का जो समाप्ति हुआ, मौर्य वंश यहाँ पे आया। मौर्य वंश के बारे में हम लोग को इतना पढ़ना है, मौर्य वंश का अगला वीडियो आएगा, मौर्य वंश हम लोग उसमें पूरा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं राजा, किसान और नगर, इसमें हम लोग को मौर्य वंश के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ने हैं। तो मौर्य वंश के बारे में देखिए, जब मौर्य वंश का कैसे काल आया, ये घनानंद जो था, घनानंद के काल में, घनानंद के दरबार में एक बहुत ही महाज्ञानी पंडित रहता था, जिसका नाम क्या था, चाणक्य। क्या नाम था, चाणक्य। तो चाणक्य का क्या किया, ये घनानंद था, चाणक्य का उसे पकड़कर और इसे बेदखल कर दिया था। तो उसी टाइम चाणक्य ठान लिए थे कि तुम्हारा जो ये साम्राज्य है, तुम्हारा जो ये वंश है, इस वंश को मैं समाप्त करके रहूंगा। तो बस वो चल दिए, और उसके बाद वो समाप्त करने की ठाल दिए, और प्लस में सिंपल सा बात है ना कि वो क्या थे, बहुत विद्वान थे, तो वो खोज में चल दिए। तो उनको एक मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य नाम का बालक, मतलब एक बालक मिलता है जिसका नाम उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य करके रखते हैं। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की, और इस नंद वंश का क्या किया, उन्होंने खात्मा किया, समापन किया। तो हम लोग पिछले जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें हम लोग मौर्य वंश के बारे में पूरे अच्छे खासे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यही पढ़ना ही है, मौर्य वंश के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग मौर्य वंश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो मौर्य वंश था, इसके संस्थापक कौन थे, मैंने आपको बताया क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो मैंने आपको क्या बताया, इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमें 3 तरह से मिलती है। एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा होता है विदेशी विवरण, यानी कि विदेशी जो भी हमें प्राप्त होते हैं, विदेशी विवरण के सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला साहित्यिक स्रोत में, मौर्य वंश में हम लोग को साहित्य में चाणक्य का अर्थशास्त्र, अभी चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा उस टाइम, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। विशाखदत्त का मुद्राराक्षक जिन्होंने लिखा, विशाखदत्त ने, इससे भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और पुराण एवं बौद्ध व जैन धर्मों के ग्रंथों से, यानी कि विष्णु पुराण, बौद्ध व जैन ग्रंथों से, तो इनके विष्णु पुराण से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। बौद्ध व जैन धर्मों के ग्रंथों से भी हमें क्या होता है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और पुरातात्विक स्रोत में अगर हम लोग बात कर लें तो अभिलेखों से और सिक्कों से हमें क्या होती है, इनके बारे में पता चलता है। विदेशी विवरण में आए तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका, और ये मेगास्थनीज आखिरकार भारत में क्यों आया था, मौर्य वंश में क्यों आया था, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं थोड़ा सा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, महाजनपद के बारे में। टोटल महाजनपद हमारे यहाँ कितने थे, 16, और 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो आपका मगध महाजनपद था। मगध के उदय के कारण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और मगध में वंशों के क्रम के बारे में, सबसे पहले हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश। और हर्यक वंश में क्या हुआ, पितृहंता वंश था, मतलब उसका हत्या बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने, और उदयन की हत्या किसी ने, उदयन की हत्या नहीं की गई थी। नागदशक जो बना उसका पुत्र था, वो राजा बना था। मतलब इस यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी टूट जाता है, लेकिन इसे पितृहंता से नाम से आप लोग इसे याद कर सकते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ा, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा, और मौर्य वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।